So now in today's lecture, we will be discussing some numerical based on vector addition and subtraction. So this is your numerical number one. A body is simultaneously given two velocities, one 30 meter per second east and the other is 40 meter per second north. Find the resultant velocity. सॉल्यूशन की बात करते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर कि डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन करी जाती हैं. डायरेक्शन देखने के लिए आप क्या करोगे, जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हो उस पे ऐसे बना लो. तो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, राइट वाली ईस्ट और लेफ्ट वाली वेस्ट होती है. ऑलराइट, तो हमने माना क्या बोल रहा है, एक बॉडी इज, ये यहाँ पे हमारी कोई बॉडी थी. ये क्या बोल रहा है कि इसको साइमल्टेनियसली दी गई, एक साथ दो वेलोसिटी इसको दी गई. एक वेलोसिटी दी इसको नॉर्थ डायरेक्शन में विच इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ये हो गई. वेक्टर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. और दूसरी जो वेलोसिटी इसको गिवन दी गई विच इज इन ईस्ट डायरेक्शन एंड विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. अब हमें पूछा है कि इस जो ऑब्जेक्ट को ये दो वेलोसिटी दे दी गई, तो इस ऑब्जेक्ट की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है. देखो, सबसे पहले हम देखें तो हमारी जो दो वेक्टर हमने बना ली, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है. दो वेक्टर हमने उसको वेलोसिटी के बना लिए. ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री. 90 डिग्री है ना, देखो 90 डिग्री है. ऑलराइट, अब हम पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे. कंप्लीट वेक्टर हमें पता चल जाएगा. तो सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, रूट ऑफ जो पहला वेक्टर है उसका स्क्वायर, अगर दूसरा वेक्टर है उसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. थीटा क्या था, उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल. तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री. तो पुट करो वैल्यू 90 डिग्री. और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0. वैसे देखो ये हम थर्ड स्पेशल केसेस में थर्ड केस डिस्कस किया था वो है. तो डायरेक्टली हमें यहाँ से भी ध्यान होना चाहिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई. तो हमारा आंसर क्या आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए की वैल्यू क्या है, देखो ये ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकेंड ना. तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखो ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ऊपर वाला तो 40 स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 30 स्क्वायर है ना. जो भी मतलब ए हमने 30 को माना तो 30 की वैल्यू 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर है ना. ऑलराइट, नाउ तो फाइनली इसको अगर हम ऐड करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो 1600 एंड 900 और दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2500 आएगा. उसका रूट लोगे तो आएगा 50 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड आ गया. ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी जाएगी है ना. उसको अगर एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गई, इसका कुछ मैग्नीट्यूड था, उसका कुछ मैग्नीट्यूड था, तो उसको टोटल नेट कितना मैग्नीट्यूड मिला, 50 मीटर पर सेकेंड. अब उसकी डायरेक्शन भाई इसमें भी दिया गया, इसमें दिया गया, तो जाएगा किस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी वो देखो. कैसे भाई देखते हैं, सपोज करो जो हमारा जो 30 मीटर पर सेकेंड वाला वेक्टर था, ये जो वेक्टर था इसके साथ वो बीटा एंगल बना रहा है ना. तो अब ये एंगल फाइंड आउट करते हैं कि बीटा कितना है ना. फिर हम बता देंगे भाई ये इतना एंगल है, तो इससे इतने एंगल इस डायरेक्शन में वो गया है. उसकी वेलोसिटी इस जो 30 मीटर पर सेकेंड वाला ईस्ट में जो है उसकी वेलोसिटी थी, उससे इस एंगल पे इधर गया है वो. ठीक है, लेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एंगल बीटा विथ ईस्ट डायरेक्शन. जो ईस्ट वाली डायरेक्शन थी उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, tan बीटा इज इक्वल टू बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा. तो हमने बी किसको मान लिया था, ऊपर वाले को बी मान लिया था, इसको ए मान लिया था. ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा एक बार पहले पुट कर दो साइन थीटा की. तो नीचे तो देखो क्या हो गया, बी साइन थीटा, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0. तो ऊपर वाली वैल्यू जो 1 हो गई और नीचे वाली 0 हो गई. तो बी अपॉन ए, फाइनली बी बच गया, नीचे से ए बच गया, तो बी अपॉन ए हमारे पास बच गया. तो फाइनली इसको कैसे सोल्व करते हैं, इधर tan इनवर्स
तो बी की वैल्यू रखो 40 और ए की वैल्यू रखो 30, तो tan इनवर्स 1.33 ये हमारी डायरेक्शन आ गई। और इसको एंगल में अगर फाइंड आउट करो तो ये एंगल होता है ऑलमोस्ट 58 डिग्री के समथिंग। तो अगर आपको ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है तो भी है ना, जनरली आपको ऐसा होगा तो फिर आपसे ये एंगल नहीं पूछे आप, क्योंकि बिकॉज ये आप फाइंड आउट करने में सक्षम नहीं होगे, तो या तो ऐसा ऑप्शन होगा, और अगर बात थ्योरेटिकली है तो आप ऐसे डायरेक्टली ऐसा थ्योरी में लिख के आ जाओ। ठीक है, टू फोर्सेस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। टू फोर्सेस of 8 Newton and 6 Newton are acting at a point at an angle 60 degree with each other. Find out the magnitude and the direction of their resultant force. अब वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है। कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्सेस लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है 8 न्यूटन का, सपोज करो ये 8 न्यूटन का लग गया, ये 8 न्यूटन का लग गया, और दूसरा ये 60 डिग्री पे है ना, इस पहले से 60 डिग्री पे बोल रहा है ना कि दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। तो दूसरा क्या लगेगा, ये दूसरा लगा हुआ है 6 न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट क्या फोर्स लग रहा है उसकी, और उसकी डायरेक्शन क्या है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ए और बी क्या है हमारे 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, वैल्यू पुट करो 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। तो 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 48, और ये 64 36, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया 148, और इसका अगर रूट निकालते हो तो ये ऑलमोस्ट आता है 12.16 न्यूटन। तो ये तो क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड आ गया। हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने, डायरेक्शन का वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। तो हमने मान लिया कि जो 8 न्यूटन वाला था इसको a मान लिया, और 6 न्यूटन को b मान लिया, और हमने मान लिया कि जो है हमारा जो रिजल्टेंट है ना, देखो रिजल्टेंट आएगा तो इन दोनों के बीच का ही है ना। देखो पैरेललोग्राम से क्या होता था, अगर ये ऐसे लगा हुआ है ये ऐसे लग रहा है तो इसका डायगोनल होता है ना, जनरली देखो यही ध्यान में रखना, ट्रायंगल होता है इतना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सिखाने के लिए बात होती है, बाकी जनरली हम ऐसा ही देखेंगे ना, कोई भी जो वेक्टर्स लग रहे होते हैं ये वेक्टर तो उनके बीच में ही आएगा, उसका रिजल्टेंट है ना। और अब ये वैसे देखो ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम होता है उसमें भी ऐसे ही आता था ना, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाया और उसका डायगोनल बताया, तो वो बार बार ऐसे बताना कि ओहो ये डायगोनल बना लिया हमने, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना नहीं होता हमें ना। अब डायरेक्टली हमें समझ आ गई चीज़ों, तो ऐसे करो ये वेक्टर तो उनके बीच में कुछ इसका एंगल आएगा है ना, जो मैग्नीट्यूड आएगा। तो मैग्नीट्यूड आ गया, हमने देख लिया इसका जो पहला वाला एंगल है ये ए है, तो इससे ये बीटा एंगल पे है कुछ, तो फिर हम वाला फॉर्मूला लगा दो। तो बी ऑफ साइन थीटा, बी किसने माना है, इसने माना 6 sin 60 अपॉन ए 8 को माना, तो 8 प्लस बी cos 60, ये लिख दो फिर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करो। साइन 60 की √3/2 होती है, इसकी 1/2 होती है, ये कैलकुलेशन है ना, जो भी इसमें ये है, ये कुछ और वेक्टर हो कुछ और एंगल हो तो ये कैलकुलेशन करो, और फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। अब कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने वैल्यूज़ दे दी और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करवा लिया। अब दो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, फाइंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस। पहले तो देखो क्वेश्चन को समझना होता है, जब भी कोई क्वेश्चन हमें दिया होता है उसका मीनिंग क्या है वो समझना होता है, वो क्या दे रखा है, क्या पूछना चाह रहा है, ये समझना होता है। देखो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट है ना, सपोज करो दिस इज ए पॉइंट, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना। इस पे कैसे लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, ये हमें नहीं पता, हमें पता है उनके जो भी इस पे फोर्स लगे हैं उस पर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर आइदर, यानी कि जो रिजल्टेंट का वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम, आइदर का मतलब दोनों में से कोई के भी सेम है ना। तो कोई सा भी सेम है क्या मतलब हुआ, देखो नीचे देखो
क्वेश्चन बोल क्या रहा है, किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस लगे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको ए और बी लगा हुआ है फोर्स, है ना, तो ये पहली बात तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। मैग्नीट्यूड को जनरली क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, वेक्टर लगा के फिर ऐसे लगा दो उसको डायरेक्टली। अगर ओनली ए लिख दें, है ना, वेक्टर को लिखने के लिए तो उस पर ऊपर कैप ये एरो लगानी पड़ती है। अगर ओनली ए लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नीट्यूड है, तो हम ऐसे लिख देते हैं इस चीज़ को ना। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब एरो लगाते हैं तो वो तो होता है वेक्टर, फिर इसको लगा देते हैं वो बोलता है उसका मैग्नीट्यूड, या फिर ओनली ऐसे भी लिख दें तो भी उसको मैग्नीट्यूड ही लिखने का तरीका होता है। बेसिकली लिखने का तरीका है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ऐसे लिख दिया कि ए और बी बराबर हो गए, ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोल रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आर लिखते हैं उसको, वो भी क्या है, आइदर ऑफ देम मतलब क्या हुआ, इनमें से किसी एक की इक्वल है। भाई किसी एक की इक्वल है यानी कि या तो इसके इक्वल है या फिर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बट ये दोनों तो सेम ही है, और बोल रहा है भाई किसी एक के आइदर यानी कि किसी एक की इक्वल है, लेकिन दोनों सेम है, मतलब वो दोनों के इक्वल है ना भाई। इक्वेस अगर आर ए के इक्वल है तो बी के भी इक्वल है, और बी के इक्वल है तो ए के भी इक्वल है, तो आर इजकल टू ए यानी कि मैग्नीट्यूड है तीनों का वो सेम है। दो इंडिविजुअल वेक्टर्स थे, उनका भी मैग्नीट्यूड से वही है जो इनके रिजल्टेंट का वेक्टर है। इतना इसने गिवन है। अब पूछा क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस, यानी कि जो फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई किए गए थे, तो उन फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। जो दो वेक्टर्स गिवन थे उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो रिजल्टेंट का पहले फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये होता है। अब हमें गिवन क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि ये ना आर इजकल टू ए है या फिर आर इजकल टू बी है, बट वी नो ए इजकल टू बी, तो अगर आर ए के इक्वल होगा तो भी आर इजकल टू ए इजकल टू बी होगा, और अगर आर बी के इक्वल है तो भी आर इजकल टू, बिकॉज ये दोनों भी तो सेम है ना, तो तीनों क्या हो गए, आर इजकल टू ए इजकल टू बी, यानी कि जो दो वेक्टर्स दो फोर्स जो गिवन है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और वही मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट का होगा। तो फॉर्मूला लगा दो। तो देखो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आर इजकल टू था, आर इजकल टू क्या था, ये वाला फॉर्मूला। अब हमें क्या करेंगे, किसी बी की जगह भी ए रख देते हैं, है ना, इक्वल तो है ही सारे, तो आर की जगह भी ए रख दो, बी है ना, आर इजकल टू भी ए है, तो मतलब आर की जगह भी आर बराबर आर और ए सेम है, तो आर की जगह ए लिख देंगे ए, और बी ए और बी भी सेम है, तो एक बी की जगह भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इक्वेशन से यहाँ पे पहले पुट करो तो क्या आएगा, ए इजकल टू, है ना, आर इजकल टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, तो सबकी जगह आर, ये दोनों सेम है, तीनों सेम है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ए इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। स्क्वायर करो दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या आएगा, इधर ए स्क्वायर, इधर क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, है ना। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, यही तो है, जैसे एक्स स्क्वायर है और रूट है, अब बोला स्क्वायर करो इसका, तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये करो ना स्क्वायर, और आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसको उठा के पावर हाफ लिखो, ये मतलब होता था। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो इसका ये बच गया, है ना, तो ये आ गया ए स्क्वायर, इधर तो स्क्वायर हो गया बिकॉज ए था पहले, तो अब ए स्क्वायर आ गया, और उधर ये रूट हट जाता है ना, कि ये किसी को बच्चों को पता नहीं हो, तो मैं बेसिक से बात बता रहा हूँ ऐसा क्या हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, 2a स्क्वायर cos थीटा ना, ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए से ये तो कैंसिल, कैसे कैंसिल भाई, इधर भेजो इसको, तो वो इधर पहले ए स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गए, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो इस ए स्क्वायर को क्या भेज दो, उधर भेज दो, उधर भेजा तो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, और उधर क्या बच गया, 2a स्क्वायर cos थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से इसको नीचे डिवाइड कर दो, क्या बच गया, -1/2 cos ऑफ थीटा। अब देखो -1/2 वैल्यू किसकी होती है cos थीटा में, 120 डिग्री, किसकी होती है, 120 डिग्री की, तो या तो डायरेक्टली यहाँ से लिख लो कि थीटा क्या आ गया, 120 डिग्री, या फिर देखो cos 120 डिग्री आ गया, इधर cos थीटा, तो कंपेरिजन से थीटा क्या आ गया, 120 डिग्री। अच्छा, ये बात क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, ये अच्छा क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा डायरेक्टली आपसे कौन पूछेगा, ऐसा ही थोड़ा बहुत पूछेगा। इफ वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, आपको ऐसी इक्वेशन गिवन है कि a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू a माइनस बी का मोड, है ना, ये है, इसका क्या मीनिंग है,
ऐसे किसको लिखते हैं, यानी कि ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है ना, ए प्लस बी, ए कोई वेक्टर था बी कोई वेक्टर था, दोनों को ऐड करो, ये तो ए प्लस बी हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, उनका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब जो आर जो है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू, ये आर की बात बोल रहा है ना, आर बोल रहा है कि ए प्लस बी का आर और ए माइनस बी का आर इक्वल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। तो इसको कैसे लिखते हैं, है ना, ए प्लस बी को कैसे लिखते हैं हमारे, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ob cos थीटा, ये लिखते हैं। और a माइनस बी का जब रिजल्टेंट दिख रहे होते तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आ गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करे तो क्या हो गया, इनका रूट हट गया, है ना, रूट इधर से भी रूट हट गया उधर से भी रूट हट गया, क्लियर है बात। तो यहाँ क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab cos थीटा। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर इधर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर इधर कैंसिल, है ना। देखो अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगी कैंसिल कैसे हो गया, तो इसको इधर भेजोगे तो क्या होगा, इधर तो ए स्क्वायर है वो इधर आगे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गए दोनों। ये बी स्क्वायर है वो इधर आगे माइनस बी स्क्वायर होगा, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बचेगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये वाले भी दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या यहाँ पे, इधर से 2ab cos थीटा उधर माइनस 2ab cos थीटा, तो इसको इधर लिया हो तो 2ab cos थीटा तो इधर था ही, और इधर आ गया तो 2ab प्लस, देखो इधर से इधर अगर इक्वलिटी के इधर जाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा, तो 2ab और 2ab 4ab cos थीटा हो जाएगा। ये गलती से 2 लिखा हुआ है, इसको 4 कर लेना ना, 4ab cos थीटा। आगे बात समझ, चलो अब क्या हुआ, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो cos थीटा को रख लो, cos थीटा को तो रख लो, बाकी को इधर डिवाइड कर दो, तो जीरो में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना, जीरो में डिवाइड करो जीरो आएगा, तो इधर cos थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। अब cos थीटा की जीरो की वैल्यू कब होती है, जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 हो, यही कहता, तो कंपेरिजन से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल, है ना, जैसा वो सिचुएशन हमें देता है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, और हमारे जो फॉर्मूले हैं डायरेक्शन के, अगर ज़रूरत पड़े तो डायरेक्शन की, या फिर ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो यू कैन सॉल्व इट, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर टुडे।